तो भाई आज पढ़ने वाले हैं पास के बारे में। ठीक है, पास यानी कि दर्रे। तो ये यहाँ से हम पढ़ेंगे दर्रे। इनको खाल भी कहते हैं, इन्हें पास भी कहते हैं, इन्हें धुरा भी कहते हैं और इन्हें हिमद्वार भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें गिरिद्वार भी कहते हैं। गिरी का मतलब होता है पहाड़, तो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता है गिरिद्वार। अब दर्रे होते क्या हैं? तो दर्रे कुछ ऐसे होते हैं, देखो ऊंचाई में क्या रहता है, पहाड़ों की एक रेंज होती है, माउंटेन रेंज। ठीक है, इस तरीके से कोई ऊंचा है, कोई थोड़ा नीचा है, कोई पर ये बहुत ऊंचे होते हैं जब एक हम नॉर्मल ज़मीन की बात करें वहाँ से। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये पहाड़ कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि ये कंटिन्यूस रेंज नहीं होती है, मतलब बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा कहीं पर, ऐसा ही। ठीक है, तो इन वाले रास्तों से जहाँ से हम दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हैं, इन्हें कहते हैं पास या दर्रे। ठीक है, दर्रे। इंग्लिश में इसको पास कहते हैं, हिंदी में भी आजकल पास ही लिखा हुआ देखा मैंने बहुत जगह पे। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी जगह में कौन कौन से पास होने वाले हैं। तो देखो, मेन तो रहेगा हमारा जो इंटरनेशनल पास है वो, बाकी स्टेट टू दूसरे स्टेट वो भी इम्पोर्टेंट है, और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पास, यानी कि जैसे चमोली से पिथौरागढ़ में है या पिथौरागढ़ से चंपावत में है, तो ये वाले जो पास हैं ये भी ज़रूरी हैं, तो सभी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, जब मैं तिब्बत की बात करता हूँ तो तिब्बत को तुम चाइना ही समझो। ठीक है, क्योंकि सब एक ही है, यानी कि इस वाले रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं नेपाल कहता हूँ तो नेपाल तो सभी को पता ही है, बाकी हिमाचल तुम्हें पता है, उत्तर प्रदेश तुम्हें पता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से दर्रे होने वाले हैं। तो चमोली और तिब्बत के बीच में, तो ये है चमोली, और यहाँ से यहाँ के बीच में बहुत सारे दर्रे हैं अलग अलग जगहों से। तो उन दर्रों के नाम देखो, वो है नीति, ठीक है, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी, ये एक ही नाम है। ठीक, उसके अलावा है माणा या डुंगरीला, माणा को ही डुंगरीला भी कहते हैं, डुंगरीला। उसके अलावा है बालचा, बालचा पास। ठीक हो गया। उसके अलावा है, बहुत सारे पास हैं एक्चुअली में, सलजल। इतने नाम याद करने ज़रूरी नहीं भी हैं, पर क्या पता कोई पूछ दे कहीं पर, एक दिमाग में अगर रहेगा तो थोड़ा सा आइडिया लगाने में आसानी होती है। तंजुम, कोई। ठीक है, उसके बाद आगे मैं लिख देता हूँ भ्यूंडार, चोरा होती। ठीक है, चोरा होती पास भी है। ठीक, उसके अलावा लमलंग, लमलंग पास है। उसके अलावा है घाटर, घाटर लिया, घाटर लिया। इतनों के अलावा और भी हैं, ये वो हैं जो काफ़ी मेन मेन पास हैं। तो इतने सारे पास हैं चमोली और तिब्बत के बीच में। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे जगह की। तो दूसरा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, या पिथौरागढ़ और चीन के बीच में कह सकते हो। तो ये वालों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होने वाले लिपुलेख गुंजी, लिपुलेख गुंजी पास। ठीक है, तो पास दो एरिया को जोड़ते हैं ना, तो उसके हिसाब से लिखा रहता है, एक साइड का एरिया लिपुलेख कहलाता है, एक साइड का गुंजी कहलाता है। तो लिपुलेख गुंजी हो गया। उसके अलावा है दारमा नवीधुरा, दारमा नवीधुरा, नवीधुरा। ठीक, उसके अलावा है मानसया लंपिया, या लिम्पिया भी लिखते हैं इसको। ठीक है, लिम्पिया। उसके अलावा है ऊंटा, और उसके अलावा है जयंती। ये सारे पास हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। ठीक, उसके अलावा बात कर लेते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में इस तरीके से हैं पास ये। तो इनकी बात अगर करें तो इसमें है थागला, थांगला लिखते हैं इसको वैसे, थांगला है, मुलिंगला है। अच्छा, ये जो ला लिखा हुआ आ रहा है, तो ला का मतलब भी दर्रे ही होता है। ठीक है, तो दर्रों के मैंने तुम्हें एक बार नाम फिर से बता देता हूँ। दर्रे कहते हैं, पास कहते हैं, या हिंदी में भी पास लिखा रहता है, या इनको धुरा कहते हैं जैसे लंपिया धुरा, या ला कहते हैं। ठीक है, जैसे थांगला, नाथुला, इस टाइप के दर्रे। उसके अलावा जो है हिमद्वार कहते हैं और गिरिद्वार कहते हैं। ठीक, आई होप कि लगभग सारे नाम इसके हमने लिख दिए हैं।
तो ये हो गया, थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलंग और सांगचोकला। तो नेलंग कुछ यहाँ पर है, मतलब अभी मैं लोकेशन नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, इतना समझ लो कि इनके बीच में है नेलंग और सांगचोकला। सांगचोकला ये दर्रे हैं, मेन दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में भी दर्रे हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पर होंगे, है ना। इन दर्रों के जो नाम हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक है, तो वह होने वाले हैं लातूधुरा, टोपीधुरा, लातूधुरा, ठीक है, टोपीधुरा, मारे चौक भी है, मारचियोक, मारचियोक दर्रा, ठीक है। उसके अलावा जो है बाराहोती दर्रा, बाराहोती पास भी पिथौरागढ़ और चमोली को आपस में जोड़ता है। ठीक। उसके अलावा बात करें तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित दर्रे, तो ये है उत्तरकाशी और इधर है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ बीच में काफ़ी फेमस दर्रा है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक, श्रृंगकंठ दर्रा है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में। उसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में स्थित दर्रा, तो ये है, इसका नाम है लासपा, लासपा दर्रा। ठीक। अच्छा, मैं रुको एक मिनट, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच हो गया ना, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में देख लेते हैं, तो इसका नाम है ट्रेल पास, ट्रेल पास, विलियम ट्रेल के नाम पे ही पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे पास होते हैं जो मतलब जिनका रिलेशन आसपास के नामों से नहीं है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा बात करें बागेश्वर और चमोली के बीच में भी दर्रा है, इसका नाम है सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा। ठीक हो गया, ये दर्रा हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में भी दर्रा है, तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा, दारमा व्यास घाटी, ये सब क्या है पिथौरागढ़ के अंदर ही हैं। तो यहाँ अलग अलग घाटियाँ हैं यहाँ पर बीच में, ठीक है ना, छोटे छोटे, मतलब क्योंकि यहाँ क्या है सब पहाड़ वाले एरिया है, तुम्हें पता ही है। तो पहाड़ों के बीच में जो, जैसे ये पहाड़ है, थोड़ा सा बीच में जो ये गैप रहता है, इन्हें कहते हैं घाटियाँ। ठीक है, एकदम ऐसा दूसरी तरफ जाने का रास्ता बनेगा तो पास जो होते हैं ये भी घाटी से ही गुजरते हैं, तो ये वाले एरिया घाटी कहलाते हैं। और कई कई ऐसी घाटियाँ जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, पास तो काफ़ी छोटे एरिया से भी हो जाते हैं, पर घाटियाँ काफ़ी बड़ी रहती हैं जिसमें बहुत सारे लोग रह पाते हैं, तो इस तरीके की घाटी, तो यहाँ पर जो है लोग रहते हैं। और अलग अलग घाटियाँ हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ के अंदर तो खासकर हैं। तो पिथौरागढ़ के अंदर जैसे दारमा और व्यास घाटी है, तो यहाँ पर मैं अगले पेज में लिख देता हूँ क्योंकि ये सभी पिथौरागढ़ के अंदर ही, कुछ स्पेशल इसमें है नहीं। दारमा व्यास घाटी, तो दारमा और व्यास घाटी के बीच दर्रा है सिनला दर्रा, सब पिथौरागढ़ में ही होंगे, ठीक है, अंदर से अंदर ही जाने वाले मतलब। उसके अलावा है दारमा और लस्सर, लस्सर यांगटी, इस घाटी के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है गंगाचल। ठीक। उसके अलावा तीसरा है दारमा और कुंथी घाटी, दारमा और कुंथी घाटी, इसके बीच में स्थित दर्रा है नामा दर्रा। सब कहाँ है, ये भी पिथौरागढ़ में, ये भी पिथौरागढ़ में, ये भी पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया। ऐसे ही लिपुलेख दर्रा है, तो ये लिपुलेख दर्रा वो वाला दर्रा है जो मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग होता है, तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है, मानसरोवर, मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयुक्त दर्रा, यात्रा के लिए प्रयुक्त जो दर्रा है उसका नाम है लिपुलेख। ठीक, लिपुलेख दर्रा। उसके बाद है कुंवारी पास होता है, यानी कुंवारी दर्रा, ये दर्रा है चमोली में, ठीक है, और ये औली के निकट है, ठीक है ना, औली के निकट है ये, और औली तुम्हें पता ही है स्कीइंग वगैरह के लिए फेमस है।
तो वहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर, ठीक, स्कीइंग वगैरह खासकर। और बाकी ऊंटा जयंती, किंगरी बिंगरी, इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंटा जयंती, ठीक है, और किंगरी बिंगरी, ये 3 अलग अलग पास हैं, सभी को पता है। किंगरी बिंगरी, इनको कंबाइंड रूप से कहते हैं तीन धुरा। तीन धुरा, धुरा का मतलब पास हो गया, 3 तो 3 ही है, इसलिए इसको तीन धुरा कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़े मेन द्वार। अब इसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं भी काफ़ी आती रहती हैं इसकी लोकेशन के कारण से, ठीक है ना। तो बात करने वाले हैं प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा प्लस प्रबंधन, सब इसी में पढ़ेंगे हम। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद राज्य को प्रभावित करने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन सी हैं। तो मेनली जो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदाएं आती हैं उनमें सबसे पहला तो है भूस्खलन, भूकंप आता है, ठीक, और अतिवृष्टि, यानी कि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होना, जिसको नॉर्मल भाषा में बादल का फटना भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है बाढ़ भी होती है, क्योंकि कभी आ जाती है, जैसे तुमने केदारनाथ वाली देखी होगी उस केस में 2013 में जो आई थी, ठीक है। और वनाग्नि, ये तो भाई कॉमन है, वनों में जो आग लग जाती है, वनाग्नि, ठीक है। वनाग्नि के बाद, और ये नी भी छोटा वाला ही होगा तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, वनाग्नि, ठीक है, ये हो गया। और हिमखंडों का गिरना, हिमखंडों का गिरना, ठीक है, ये हो गया। या इसको दूसरी भाषा में हिमखंड गिरना भी आपदा ही हुई, पर एक और चीज़ भी कह सकते हैं हम, जैसे जो ज़्यादा बर्फ़ वाले एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पर उसका नाम कहते हैं, तो उसे कहते हैं हिमस्खलन, ठीक है, हिमस्खलन, ये हुआ। ये जैसे भूस्खलन होता है मतलब ज़मीन का खिसकना, हिमस्खलन कहते हैं बर्फ़ का खिसकना जो ग्लेशियर से खिसक जाती है कई बार। इंग्लिश में इसको एवलांच बोलते हैं, एवलांच, ठीक। और अब बात करते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा भूकंप तुम्हें पता ही है, भूकंप के मेनली 5 जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो उनमें जैसे 4 और 5 जोन वाले हैं, ये काफ़ी संवेदनशील जोन माने जाते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड वाला काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है इन्हीं जोन में आता है, 4 और 5 जोन में, तो भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। उसके बाद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये सभी ज़िले आते हैं। तो ये आते हैं भूकंप जोन 4 में, ठीक है। और रिकॉर्डिंग तो चल रही है प्रॉपर, ठीक। चमोली है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये सभी ज़िले आते हैं, ये आते हैं भूकंप जोन 5 में, भूकंप जोन 5, जो कि है अति संवेदनशील, अति संवेदनशील, संवेदनशील, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आते हैं, तो उत्तराखंड में आते हैं प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों के कारण से। तो प्लेटें तुम्हें पता ही है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात चल रही है, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेटें होती हैं जो, जिनसे पूरा हम मानते हैं कि ज़मीन अलग अलग जो टुकड़ों में बनी हुई है। अब क्या है ना, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। ये अर्थ है पूरी, ठीक है, ये ऊपर है, इसको कहते हैं क्रस्ट,
इसके अंदर होता है मेंटल, ठीक है, और इसके अंदर होता है यहाँ पर कोर। तो क्रस्ट वाला हिस्सा वो होता है जो हमारी ज़मीन है, जो हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम यहाँ पर रहते हैं। ये वाला पूरा पार्ट है क्रस्ट का, जो कई किलोमीटर्स में होता है नीचे तक, ठीक हो गया। फिर बीच में बहुत बड़ा हिस्सा आता है मेंटल का, फिर इसमें अपर मेंटल, लोअर में, वो अलग चीज़ है, मैं लेयरों की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, एक जनरल बता रहा हूँ। तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया क्रस्ट का, इसके क्रस्ट में मतलब इसमें सभी कुछ आ गया, जो हम मिट्टी देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, सभी कुछ इसी में आया क्रस्ट में। और मेंटल जो है इसके नीचे का, ये बहुत मतलब अब तुम्हें पता ही है, जैसे पृथ्वी है लगभग 13,000 इतना इसका, ये इसका डायमीटर है, ठीक है, 6500 किलोमीटर इसका रेडियस हुआ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ऐसे, ये लगभग लगभग इतनी है। तो हम अभी तक मुश्किल से 12-13 किलोमीटर नीचे जा पाए हैं, इससे ज़्यादा नीचे तो जा नहीं पाए हैं, ठीक। तो अब बाकी का भी तो बच गया ना, 6500 किलोमीटर, ये तो काफ़ी है। तो उसमें क्या रहता है, एकदम सेंटर में होता है कोर। सब गड़बड़ कर दिया मैंने, दोबारा से एक बार बनाता हूँ मैं, जस्ट वेट। कुछ नहीं करना है, बस बनाना यही फिगर है, थोड़ा समझाने का तरीका है उसमें, और कुछ नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये है कोर, ये है मेंटल, और ये जो ऊपर का है, ये भी एक मोटी अच्छी खासी लेयर होती है, चारों तरफ से कुछ इस तरीके से समझ लो, ठीक। ये है क्रस्ट। अब होता क्या है कि ये क्रस्ट जो है कई अलग अलग पार्ट्स में बनी हुई है, ऐसा नहीं कि पूरा एक सॉलिड है, नहीं है। तो ये सब अलग अलग उनसे मिलके बनी हुई है, जिन्हें अलग अलग पार्ट्स से, उन्हें कहते हैं प्लेट्स। अब होता क्या है, देखो सेंटर में कोर है, ये तो बिल्कुल ठोस चीज़ है कोर, लेकिन ये जो मेंटल है ना, ये ठोस नहीं है। ये तो लावा जब निकलता है तो वो सेमी सॉलिड होता है, यानी कि पिघला हुआ टाइप का। तो इधर अंदर इतना प्रेशर रहता है कि सब चीज़ें पिघली रहती हैं, इसके अंदर जो भी मेटल है वो सब पिघला हुआ है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो चट्टानें हैं, वो सब पिघली हुई हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में हो, लेकिन एकदम पिघला हुआ, बिल्कुल लिक्विड नहीं, थोड़ा सेमी सॉलिड कह सकते हैं, मतलब एक काफ़ी हद तक गाढ़ा गाढ़ा कुछ इसमें सॉलिड मिलेगा बीच में, बाकी मोस्टली ये लिक्विड होगा पिघले हुए कंडीशन में, एकदम गाढ़ा, जैसे कभी मेटल पिघला हुआ दिखा होगा आपने, तो उस टाइप का रहता है। और उसके ऊपर ये पूरी जो क्रस्ट है, ये एक तरीके से कहा जाए तो तैर रही है। तो तैर रही है तो भाई इसके ऊपर मूव तो करेगी वो, तो इसके जो प्लेट्स होती हैं ये करती हैं मूव, और मूव करने के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं के कारण से भूकंप भी आते हैं, ठीक हो गया। हिमालय जैसे बना तो ये दो प्लेट्स आपस में मूव हुई, ठीक है, और वो मूव होकर के एक दूसरे को दबाने लगी। ये प्लेट्स क्या करेंगी, या तो एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे के जब कंप्रेस करती हैं तो या तो इस ऐसे, मतलब या तो ये जो प्लेट इधर को आ रही है, ये दूसरी वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगी, या ये वाली जो प्लेट आ रही है, ये दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, ऐसे यही चीज़ें होंगी। तो ये आपस में एक दूसरे को दबाते हैं, और उससे उसी से बना हुआ है हिमालय, ठीक है ना। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत जिसे कहते हैं, कई फोल्ड में बना हुआ है हिमालय, कोई ऐसा नहीं है ये सॉलिड उसमें बना हुआ है, ऐसे नहीं है हिमालय। हिमालय कुछ इस तरीके से है, बहुत सारे फोल्ड में बना हुआ है हिमालय। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो फिलहाल बात कर लेते हैं अभी प्लेट्स की। तो मैं प्लेट के बारे में बोल रहा था। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में मेनली आते हैं वो प्लेटों की गतिशीलता के कारण आते हैं। तो प्लेटें गति करती हैं प्लेटों की गतिशीलता के कारण। भाई एक तरीके से क्या है, एक बोट को तुम झील के ऊपर रखोगे, अब पृथ्वी तो मूव कर रही है ना, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होगा, इसमें भी मूव तो करेगी वो, अगर हवा हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी धीरे धीरे मूव, अगर मान के चलो पूरा सिस्टम जो है वो घूम रहा है, तो ऊपर की जो चीज़ है वो मूव तो करेगी, क्योंकि आखिर तैर तो रही है वो उसके ऊपर, है ना। तो हल्के हल्के करके मूव करते हैं, और उसी के मूवमेंट से जो है, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल 2 सेकंड में इधर से उधर खिसक जाएगी, ऐसे मूव नहीं होता है, हजारों लाखों सालों में मूव करते हैं। तो साल में मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इतना मूव करती हैं। उसके बाद बात करते हैं राज्य में मुख्य जो केंद्रीय भ्रंश रेखा है, तो दो होती हैं मेनली, केंद्रीय भ्रंश रेखा है और एक बाउंड्री भ्रंश होती है। तो जो केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो कहाँ पर से गुजरती है, तो केंद्रीय भ्रंश रेखा कहते हैं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में से। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को सेपरेट करता है जो मध्य हिमालय, ठीक है, इसे कहते हैं केंद्रीय भ्रंश रेखा। केंद्रीय भ्रंश
रेखा, ठीक हो गया, ये वाली लाइन। अब क्या है, तो यहाँ पर इसमें मेन ये चीज़ है कि ये गुजरती है टिहरी बांध के नीचे से, ठीक है। यही चीज़ थोड़ा सा डेंजरस थी, क्योंकि साइंटिस्टों का मानना है कि ये जो केंद्रीय भ्रंश रेखा है ये गुजरती है टिहरी बांध के नीचे से, तो इसीलिए सुंदर बहुगुणा ने जो है विरोध किया था बांध के बनने का। सुंदर बहुगुणा तुमने नाम सुना होगा, पर्यावरणविद थे, ठीक हो गया। उसके बाद है वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। तो भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन से हैं, यहाँ से देख लेते हैं। वो हैं चमोली और पिथौरागढ़, ये सर्वाधिक संवेदनशील हैं। उसके अलावा बात करते हैं भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ पर हैं। तो भूकंप मापी स्टेशन है देहरादून में है, उसके अलावा टिहरी में भी है, ठीक है, और गरुड़ गंगा ये चमोली में है, तो यहाँ पर चमोली में, ठीक है। इन 3 जगहों पे जो है भूकंप मापी स्टेशन भी हैं, जहाँ से भूकंप को मापा जाता है। तो भूकंप को किससे मापते हैं उसका नाम कमेंट करके बताना, ठीक है। कौन सी डिवाइस होती है जिससे भूकंप को नापा जाता है, और कौन से स्केल में नापते हैं ये भी बताना। तो उस डिवाइस का नाम भी बताना, उस यंत्र का नाम, और जिस स्केल में उसको नापते हैं वो स्केल भी बताना, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं हैं। तो भूस्खलन और बाढ़ हैं जो सबसे ज़्यादा आती हैं। उसके बाद है, देखो बाढ़ कैसे आती है, क्योंकि बाढ़ यहाँ पर क्या है, ना यहाँ पर कहीं कहीं पर बहुत जगह पर अतिवृष्टि हो जाती है। अतिवृष्टि के कारण मेनली यहाँ पर बाढ़ आती है। अतिवृष्टि के कारण कि किसी एरिया में जो है, जैसे यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो सारा पानी जो है एक नदी में आते हुए पूरा नीचे तक जो है आ जाता है। और इस वाले एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में, क्योंकि चारों तरफ से नदियों से कंबाइन होकर आ जाता है एक नदी में, तो ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है और उससे आ जाती है बाढ़। मेनली ये रहता है अतिवृष्टि से जो बाढ़ आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और होता यही है, क्योंकि हर बार ग्लेशियर टूटना या इस टाइप की घटनाएं जो है वो नहीं होती हैं, मेनली अतिवृष्टि से ही आती है। उसके बाद राज्य में अधिक भूस्खलन के कारण है। तो भाई एक तो भूस्खलन का कारण है कि कच्चे पहाड़, क्योंकि तुम्हें पता ही है हिमालय जो है वो काफ़ी सारा हिस्सा उसमें उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो कच्चे पहाड़ हैं। और साथ ही साथ मानवीय हस्तक्षेप भी है, क्योंकि मानव ने क्या कर दिया ना, जहाँ तहाँ मतलब हाथ घुसड़ घुसड़ के पूरे नेचर की बैंड बजा के रख दी है, पेड़ काट दिए, सब कुछ हर जगह पर। अभी आप नैनीताल में जाओगे तो आप देखोगे कितना ज़्यादा एरिया जो है वहाँ पर साफ कर दिया गया, मतलब देख के डर लगती है कि यहाँ पर जो है मकान वगैरह अटके कैसे हैं। तो इस तरीके का जो मानवीय हस्तक्षेप है वो भी काफ़ी डेंजरस होता है। और फिर वही होता है जैसा केदारनाथ में हुआ था, क्योंकि केदारनाथ में तुम्हें पता ही है कि बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से होटल वगैरह बन चुके थे और भर गया था मतलब पूरा एरिया। और अब आप देख सकते हो उसके बाद आपदा आई, सब बह गया और अब बिल्कुल सफाचट है। तो नेचर जो है वो खुद को किसी न किसी तरीके से सही करने की कोशिश कर लेती है। उसके बाद बात कर रहे हैं राज्य में अधिक भूस्खलन के कारण क्या हैं। तो मानवीय हस्तक्षेप और मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि और कच्चे पहाड़। उसके अलावा राज्य के इतिहास में ज्ञात सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ जो है वो वही थी जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 16-17 जून को 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में जो आपदा आई थी, जिसकी हम अभी बात कर ही रहे थे, तो वही वाली है जो अभी तक का राज्य के हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ी आपदा है। उसके बाद है 16-17 जून 2013 की आपदा में हताहतों की संख्या, यानी कि कितने लोग मारे गए, लगभग 5700 इतने लोग जो हैं वो मारे गए। समझ रहे हो ना कितना बड़ा नंबर है, देखो। उसके अलावा 16-17 जून की आपदा में आर्थिक क्षति, तो आर्थिक क्षति जो वहाँ पर हुई है, चाहे वो मकान बिल्डिंग जो भी चीज़ें गिरी हों, वो लगभग 13,000 करोड़ की हुई है, इतने की आर्थिक क्षति हुई है। उसके अलावा 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र
क्योंकि मंदाकिनी नदी में आई थी, तो मंदाकिनी की घाटी, मंदाकिनी घाटी और केदार घाटी कह सकते हैं, केदार क्षेत्र कह लो, ठीक है। ये हो गया, केदार घाटी कह लेते हैं इसको भी, दोनों घाटियाँ ही हैं, ठीक है, केदार घाटी और मंदाकिनी घाटी। उसके बाद है 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित गांव, तो लगभग 4200 गांव प्रभावित हुए थे वहाँ पर, समझ रहे हो ना, इतने गांव। उसके अलावा है 2013 की आपदा में प्रभावित मार्ग, तो 40 जो हैं वो मुख्य मार्ग प्रभावित हुए थे, मुख्य मार्ग। उसके अलावा 501 संपर्क मार्ग जो कॉन्टैक्ट के लिए बने हुए, मतलब एकदम मेन रास्ते नहीं है। 40 तो मुख्य मार्ग, 501 जो है संपर्क मार्ग, और पैदल मार्गों की संख्या करें तो 308 है लगभग पैदल मार्ग। तो इतने मार्ग जो हैं वो प्रभावित हुए थे। उसके अलावा 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है 5 किलोमीटर की। अब ये वृद्धि कैसे हुई, तो होता क्या है ना, नदी जो है वो अपना रास्ता बदल लेती है। देखो, जैसे एकदम से ज़्यादा पानी आ गया, पहले नदी ऐसे जा रही थी, ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि अगली बार में मतलब बाढ़ आए तो वो ऐसे ही जाएगी, तो हो सकता हो यहाँ से आई और किसी और जगह से कट करके इस तरीके से निकल गई, कुछ बाद में यही मिल गई, तो ये चीज़ जो बढ़ जाएगी, ये है 5 किलोमीटर मंदाकिनी के केस में, ठीक हो गया। तो रास्ता बदल जाता है उसका, इसलिए लंबाई बढ़ जाती है। और जून 2013 की आपदा के बाद 17 जून से लेकर 2 जुलाई तक सेना द्वारा राहत अभियान चलाया गया, जिसका नाम था, तो उस राहत अभियान का नाम बताना है तुमने, उसका नाम था ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है। और तुम्हें पता ही है, जैसे देश में अगर कोई इस तरीके की आपदा आती है तो उसके लिए एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। तो ठीक उसी की तर्ज पर जुलाई 2013 में उत्तराखंड में एसडीआरएफ बनाई गई, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद है 2013 की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन, यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहा था, जबकि केदारनाथ में पूजा कितने दिन तक बंद रही थी, तो केदारनाथ में जो पूजा है ये 86 दिन तक, इतने दिन तक बंद रही थी केदारनाथ में पूजा, ठीक हो गया। उसके बाद है 16-17 जून 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम बना दिया है, तो उस मतलब किस नाम से सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर लिया है, तो उस चैप्टर का नाम क्या है, तो उसका नाम है डिजास्टर, ठीक है, इन उत्तराखंड, ठीक है नी, और रेन ऑफ टेरर, इस नाम से जो है डिजास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर, इस नाम से सीबीएसई ने जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया है इस आपदा को, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, ये कब बनाई गई, उसी टाइम पर जुलाई 2013 में बनी हुई थी, ठीक हो गया। कब बनी, जुलाई 2013 में, क्योंकि जून में आपदा आई थी, 1 महीने के बाद जो है एक समिति बना दी गई, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, जो आपदा प्रबंधन वालों को सलाह देगी, या आपदा प्रबंधन क्या क्या करना है, कैसी कैसी चीज़ें करनी है, उन पर सलाह मशवरा जो भी करते हैं, वो एक समिति बनाई गई है। आपदा के समय तत्काल राहत और बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ की तर्ज पर, ये आ गया क्वेश्चन, एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में 7 कंपनियों वाले एसडीआरएफ का गठन किया गया, तो ये कब किया गया, ये किया गया था 12 जुलाई 2013 को, ठीक है, 2013 को 12 जुलाई में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है, तो ये आपदा प्रबंधन वालों के लिए अच्छा कोर्स हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपदा प्रबंधन के ही आ चुके हैं। तो पूरे प्रदेश को जो है 25 सेक्टरों में बांटा गया है, अलग अलग सेक्टरों में प्रदेश को बांटा गया है, तो टोटल है 25। उसके बाद है नदी तटों पर क्षति को देखते हुए निर्माण कार्य पर
रोक लगा दी गई, क्योंकि तुम्हें पता ही है जो मंदाकिनी नदी है जब उसमें बाढ़ आई तो उतना ही नहीं, आसपास का बहुत सारा एरिया प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। हरिद्वार जो गंगा नदी है उसके अंदर तक भी पूरा पानी से मतलब भरा हुआ था। फोटो अगर नेट में देखोगे तो काफ़ी डरावनी टाइप की फ़ोटो हैं। तो इसीलिए 1 जुलाई 2013 से ही ये चीज़ लागू कर दी गई थी कि भाई नदी तटों पर निर्माण कार्य नहीं होगा 200 मीटर तक। मतलब ये नदी बह रही है तो इसके अगल बगल में 200 मीटर तक कोई भी इस तरीके का निर्माण कार्य नहीं होगा, ये सरकार ने बोला था। तो ये आपदा से रिलेटेड ही इसमें मेनली चीज़ें आई, क्योंकि केदारनाथ वाली आपदा ही सबसे भयानक आपदा अभी तक की रही है, तो इसीलिए काफ़ी सारे जो है बचाव के स्टेप्स वगैरह लिए गए। तो अब अगला वाला जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।